जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 5 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। अगर आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, जहां पर प्रॉपर आपकी तैयारी जो है वो होती है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और तुरंत बैचेस को ज्वाइन करो। तो चलिए गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और जय श्री महाकाल। सेशन को करेंगे स्टार्ट, और ये हैं आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। बट उससे पहले मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट जो है वो देख लेता हूं कि आपने क्या क्या आंसर जो है वो लिखे हैं। रविंद्र कुमार, बिल्कुल रविंद्र कुमार ने आंसर ये बिल्कुल पूछा भी है मुझसे कि एग्जीक्यूटिव्स का मतलब जो है वो क्या होता है। तो बिल्कुल सही, इसमें आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आएंगे। यस, कैबिनेट मिनिस्टर तो है। कैबिनेट मिनिस्टर बेसिकली वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, तो वो कैबिनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो नॉर्मल मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है उसको हैंडल करते हैं। तो ये तो हो गए एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी जिनको कहते हैं हम लोग। और दूसरे जो होते हैं वो होंगे आप लोग जो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जो होंगे परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। यस, बिल्कुल सही रविंद्र। ईशा ठाकुर, और रविंद्र ऐसे ही आंसर जो है वो देना शुरू करो रेगुलर बेसिस पर। ईशा ठाकुर ने भी बिल्कुल सही आंसर जो है वो दिए हैं। और प्राची वर्मा, नहीं किया जा सकता। प्राची थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया करो, और मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो हल्का सा हल्की फुल्की हिंट जो है मुझे दे दिया करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने क्या आंसर लिखा है। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी आपने मेंशन जो है वो किया हुआ है, बहुत शानदार यार। ये सब जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप पढ़ रहे हो ध्यान से, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी टास्क देता हूँ उसको पूरा किया करो। वेरी गुड गोल्डी। फिर इसके अलावा अंजलि बब्बर, तो बिल्कुल सेम टॉपिक था। और अंजलि आप भी आंसर्स तो दे ही रहे हो, और भी देना शुरू करो आंसर्स। साहिल आप भी आंसर्स दो, वेरी गुड। अंजलि सिंह, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, बहुत शानदार। आयुषी सिंह, वेरी गुड। इसके अलावा जय सिंह, आंसर्स भी देना शुरू करो। शराफ हैदर, वेरी गुड। रेयर मिनरल से रिलेटेड आपने आंसर्स दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। निहारिका, बिल्कुल बहुत शानदार, रेगुलर आंसर्स दो। पायल भारती, बहुत बढ़िया यार। प्रीति मिश्रा, बहुत शानदार। ईशा ठाकुर मैंने बोल ही दिया था, वेरी गुड यार, वेरी गुड सभी लोग, बहुत शानदार। इसी प्रकार के अपने रेगुलर बेसिस पर जो है वो आंसर देते रहो। प्रिया अभ्युदय, आंसर्स भी देना शुरू करो। खुशबू यादव, आंसर दो। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कम आंसर्स आ रहे हैं, और भी आंसर देना शुरू करो। वेरी गुड। चलो, अब बिना समय वेस्ट किए फटाक से सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो भी चीजें होंगी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं बोलूंगा वहां पर आपको उस चीज को नोट डाउन करना है गाइस, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको पूरा फोकस करना है उन चीजों के ऊपर जो मैं कह रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का टॉपिक है भाई, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप मेंस में अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टैगोर और इंडिया चाइना कल्चरल डिप्लोमेसी से रिलेटेड टॉपिक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अप्रोच कर रहा है। तो जीएस पेपर वन, पेपर टू और इवन पेपर फोर में भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, ऐसे इसमें भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पूरे फैक्ट्स को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनमेजरेबल कंट्रीब्यूशन, यानी कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया चाइना की कल्चरल डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक ना सिर्फ आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, एथिक्स के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको बताया कि 1 अप्रैल 2025 को विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल सेमिनार सेमिनार हुआ था। और ये किस पर्पस के लिए होता है कि 100 साल जो है वो टैगोर जी की विजिट हुई थी चाइना को, उसको कंप्लीट किया गया था। यानी कि 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए जब टैगोर जी जो है वो चाइना गए थे 1924 में। तो इसके लिए ये इवेंट हुआ था, और 75 साल इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हुए हैं, उसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 को 100 ईयर्स हो गए हैं जब टैगोर साहब जो है वो चाइना गए थे 1924 में।
और 75th एनिवर्सरी जो है वो इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हुई है, तो ये चीज मेंशन कर सकते हो आप। ये पूरा इवेंट विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हुआ। यहाँ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया गया था। तो 1 अप्रैल 2025 को विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ। तो किस पर्पस के लिए हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो आइए इस कहानी को समझते हैं, पास्ट प्रेजेंट और एग्जाम से रिलेटेड पर्सपेक्टिव से पूरी चीज समझेंगे। तो आओ पहले तो टैगोर जी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, वो सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रोफेसर वगैरह, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। 1924 में 1924 में टैगोर जी ने चाइना में विजिट किया, ये क्लियर हो गया आपको। ये उनका एक कल्चरल आउटरीच मिशन था। टैगोर जी का मानना था कि सांस्कृतिक संबंध पॉलिटिकल टेंशन से ऊपर होते हैं, राइट, यानी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो भी हो, बट सांस्कृतिक चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जस्ट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ घर परिवार में फैमिलीज के बीच में कई बार टकरार हो जाती है ना, जैसे कि अ, मामा की फैमिली से या बुआ की फैमिली से है ना, तो टकरार चलती रहती है। तो भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, बट जब भी कोई घर में कोई पूजा होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो सब लोग इकट्ठा होते ही हैं। यस। तो टैगोर जी ने यही समझाया कि बॉस, कल्चरल संबंध जो है ना, ये पॉलिटिकल संबंध से या सांस्कृतिक जो संबंध है, रिलेशंस है, ये पॉलिटिकल टेंशन से काफी ऊपर है। तो इसी विजन के अंडर 1937 में चीना भवन की स्थापना हुई, साउथ एशिया का सबसे पुराना चाइनीज स्टडीज डिपार्टमेंट, जिसको टैगोर जी ने, जिसका फाउंडेशन रखा, और प्रोफेसर टैन युन शान के द्वारा इसका फाउंडेशन जो है वो रखा गया था। ये लिखेंगे आप, प्रोफेसर टेन युन शान और टैगोर, इन्होंने 1937 में चीना भवन, जो ओल्डेस्ट चाइनीज स्टडीज डिपार्टमेंट है साउथ एशिया में, उसका फाउंडेशन रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चीना भवन। तो क्या आपको लगता है कि कल्चरल डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म शांति में मदद करती है? बिल्कुल यस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर कमेंट करिए यस। कल्चरल रिलेशंस जो होते हैं ना, वो कई बार बहुत सारी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इवेंट में अपने दुश्मन के साथ जो बैठ गए, मजबूरी में दुश्मन या फिर जिसके साथ आपका ईगो क्लैश जो है वो चलता है, बट जब आप बैठते हो ऐसे इवेंट्स में, तो आपकी धीरे धीरे बातचीत होना शुरू होती है। बातचीत जब होगी और फिर शांति की बातें की जाएंगी, अच्छी बातें की जाएंगी, तो आपका पर्सपेक्टिव सामने वाले से जो है वो मेल खाता है, और फिर जो टेंशन होती है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होती है। बस कहानी यही है, बस और कुछ नहीं है। अब इस सेमिनार के अंदर 20 से ज्यादा चाइनीज स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये था विश्व भारती की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चाइनीज डेलीगेशन। ये इवेंट सॉफ्ट पावर का परफेक्ट एग्जांपल है, जहां लिटरेचर, एजुकेशन और आर्ट के जरिए दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस मजबूत किए। टैगोर का विजन आज भी रेलिवेंट है गाइस, स्पेशली जब इंडिया चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक टेंशन होती है, तब ये कल्चरल ब्रिज शांति को बरकरार रखने में मदद करता है। तो जब भी इंडो चाइना रिलेशंस की बात हो, तो आप बिल्कुल मेंस में टैगोर जी का ये कल्चरल वाला पॉइंट मेंशन करेंगे, तो मजा आ जाएगा। आपके आंसर में चार चांद लग जाएंगे। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा भाई, वो तो उसको तो कंफर्म हो जाएगा कि यार ये इसको पूरा हॉलिस्टिक नॉलेज है। चलो, तो टैगोर जी के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो टैगोर जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यानी गुरुदेव भाई, हमारे गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, और एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर 1913। गीतांजलि के लिए अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम जो है वो लिख लेना जिसको नहीं पता। बहुत शानदार कवि, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, म्यूजिशियन, पेंटर, फिलोसोफर, एजुकेशन, अरे भयानक पर्सनालिटी भाई, मल्टी टैलेंटेड। 1861 कलकत्ता में जन्मे टैगोर, मल्टी टैलेंटेड, फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड, बट कभी भी डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म में एंगेज नहीं हुए। पहले नॉन यूरोपियन बने जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता भाई, 1913 में, गीतांजलि के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गीतांजलि उनका वर्क, जिसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला। लिख लेना ये पूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे की चर्चा करें, तो आप जानते ही हैं उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा पॉलिटिकल भी था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी भी जो है ये डायरेक्टली पॉलिटिकल चीजों से जुड़े नहीं, बट क्या उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था।
पॉलिटिक्स से ये डायरेक्टली अलग थे, एक्टिव नहीं थे उतने, बट कंट्रीब्यूशन, जलियन वाला बाग हत्याकांड याद करो, उस प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया कि वापस लो, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई अवार्ड, नहीं चाहिए वापस, ये नीच हरकत तुमने कर दी है जलियन वाला बाग में। सोचो, दिस इज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर। ये सभी लोग जानते हैं, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनल एंथम जनगण मन, और बंगाल पार्टीशन के टाइम पर अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो ये वाला फैक्ट भी आप सभी लोग आई थिंक जानते ही हैं कि टैगोर साहब जो है, ना ही सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम इनके द्वारा जो है वो लिखा गया, बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम भी इनके द्वारा लिखा गया था। यस, तो एवरीवन नोज अबाउट इट, तो इसके बारे में मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, आपको पता है कि आज के पोलराइज समय में, पोलराइज समय जानते हो, जो कंट्रीज जो है वो पावर के कारण जो है वो डिवाइड हो गई, एक पावर डिवीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आज के इस समय में टैगोर का विजन और भी रेलिवेंट है। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल एग्रेसिव नेशनलिज्म के खिलाफ बोला। उनका कहना था कि ट्रू नेशनलिज्म ह्यूमन वैल्यूज और इंक्लूसिवनेस पर बेस्ड होनी चाहिए। ट्रू नेशनलिज्म मानव का सम्मान करे, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर आधारित हो, और इंक्लूसिवनेस के ऊपर। ऐसा नहीं कि भाई सेपरेट करो आप, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तौर पर सेपरेट करो, ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेकर चलो। ये इनका विजन था, जो आप मेंस में लिखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। टैगोर जी ने 2000 से ज्यादा गाने लिखे, रविंद्र संगीत के नाम से जिसको जाना जाता है, लिख सकते हो आप। क्लासिकल राग है इसमें, फोक ट्रेडिशन है, स्पिरिचुअल थीम्स है, उनका डांस ड्रामा चित्रंगदा, श्याम, चंद्रलिका, इसमें म्यूजिक, थिएटर, क्लासिकल इंडियन डांस सब शामिल है। एज अ पेंटर के तौर पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एब्स्ट्रैक्ट और सिंबलिक आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलोनियल समय पर जो ट्रेडिशन था उससे अलग, ये पूरी चीज लिखेंगे। गीतांजलि, बालक, सोनार तोरी, मानसी, ये सब जो है वो इनकी पोइट्री थी, कविताएं, इनकी नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, घरे बैरे, गोरा, चोखर बाली, एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, चोखेर बाली में पहचान, मॉडर्निटी, फ्रीडम, आधुनिकता, स्वतंत्रता, इन सब विषयों को इसमें इंक्लूड किया गया। ऐसे साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, द रिलीजन ऑफ मैन, ये स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमनिज्म की बात करता है। मानवतावाद और आध्यात्मिकता का इसमें ज्ञान है, इनके ऐसे में, निबंध में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे फैक्ट्स लिख लो आप। प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीएससी डायरेक्ट पूछेगी, यूपीएससी भी पूछ सकती है, पूरे फैक्ट्स लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज फॉर मेंस। ये चीज, तो टैगोर का मानना था कि एजुकेशन शुड बी फ्री। टैगोर जी जो है वो, टैगोर जी किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, कोई बता सकता है? टैगोर जी का मानना था एजुकेशन शुड बी फ्री, क्रिएटिव एंड क्लोज टू नेचर। और इस विजन के अंडर उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1921 में, और ये यूनिवर्सिटी आज भी इंडिया के ग्लोबल कल्चरल मिशन का सिंबल है। और यहीं पर ही चीना भवन को स्टैब्लिश किया था, जहां से इंडिया चाइना कल्चरल स्टडीज का फाउंडेशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ओपन और नेचर बेस्ड लर्निंग सिस्टम। जो अभी जो ब्रिटिशर्स जो सिस्टम लेकर आए थे, उनको ने बोला ऐसा नहीं भाई, गुरुकुल सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया एक प्रकार से। तो दीज आर सम फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर फैक्ट्स याद कैसे रखें? मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, चीजें याद रहेंगी। 2024 में इंडियन स्कॉलर्स ने चाइना विजिट किया टू ट्रेस टैगोर्स जर्नी। हम लोग के बहुत महान विद्वान लोग चाइना गए थे, कि टैगोर जी जब चाइना गए थे, ये जानने के लिए कि टैगोर जी जब चाइना गए तो उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, क्या किया।
उनकी पूरी जर्नी को ट्रेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यहां से विद्वान गए थे चाइना 2024 में। ये रीसेंट डेवलपमेंट है। चाइनीज कंसुलेट ने भी एक फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था विश्व भारती में। एक और इनिशिएटिव चल रहा है इंडो चाइना डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम करने का, कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो रिज्यूम की जाए। लिखने की जरूरत नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी फोकस किया जा रहा है। 2024 से पहले आपको पता है हर हफ्ते 50 डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी और 1 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये सब बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टूल बन सकती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल फैक्ट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर देंगे। जवाब मत दो, चलो एक काम करो, रिवाइज करवा देता हूं, है ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में टैगोर जी के द्वारा फाउंड की गई थी, शांति निकेतन। चीना भवन यहीं पर ही है, जो कि 1937 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक स्टडीज पर ध्यान दिया जाए। और टैगोर जी चाइना गए थे 1924 में। ये फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसी के लिए ये सेमिनार अभी ऑर्गेनाइज किया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ये लिखकर बताओ नोबेल प्राइज इनको किस अपनी लिटरेचर में, किस लिटरेचर के लिए मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और इनकी नेशनलिज्म को लेकर एक बुक भी हम लोग को देखने को मिलती है, जलियनवाला बाग प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना नाइटहुड 1919 में रिटर्न कर दिया था, है ना। मेंस के एंगल से कल्चर का क्या रोल है डिप्लोमेसी में, ये थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करी। तो हमने देखो कितने बड़े टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया कितने आसान तरीके से। तो आज की दुनिया में जहां टेंशन और बॉर्डर डिस्प्यूट डोमिनेट करती है, वहां टैगोर के विजन्स हमें याद दिलाते हैं कि संस्कृति और साहित्य से भी बाउंड्रीज को क्रॉस किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट के लिए कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती। कोई भी आर्टिस्ट है जिसका कोई भी बेहतरीन चीज है उसके पास, कला है उसके पास, तो उसका सम्मान ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यही चीज है, कल्चर कैन बिकम द टूल टू एंगेज with those country who are in conflicts, with those country those are in conflicts। तो ये चीजें पता है कैसे आती है, जब आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करते हो, बिल्कुल डूबे रहते हो अपने टॉपिक के अंदर, तब आपको ये सेंटेंसेस अपने आप बनना शुरू होते हैं। मेंस का आंसर आपका धांसू बनने लगता है, राइट। बस शर्त सिर्फ इतनी है, ये एग्जाम सिर्फ डिमांड करता है मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, परसिवरेंस, स्मार्ट वर्क। और यस, अपनी ब्रेन और अपनी बॉडी का ध्यान में रखते हुए पूरी चीज करो। जैसे बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट्स लेता है बॉडी बनाने के लिए, वैसे आप भी अपने ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लो। काफी सारी चीजें अवेलेबल है, मैं यहां पर तो बता नहीं सकता, बट उसको लेना जो है वो शुरू करो, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए। चलो आगे की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, बलूचिस्तान, रीजन इन टर्मोइल। बैंड बजी पड़ी हुई है बलूचिस्तान। तो हम बात करने वाले हैं मुद्दे के बारे में जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं बल्कि साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स का भी मेजर कंसर्न बन चुका है। बलूचिस्तान, मैप में देखो ये लोकेशन कहां पर है अपने पास। भाई यहाँ स्क्रीन में मत खोजो, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी आपको अपने दीवार पर वर्ल्ड मैप चिपकाना है, वहां पर जाकर देखो बलूचिस्तान कहां पर है, उसकी लोकेशन। तो ध्यान सुनो, रिसेंटली आप सभी लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स ने पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया था। महिलाएं और बच्चों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी लोगों को तब तक बंदी बनाए रखा गया जब तक उनके कॉमरेड्स को छोड़ा नहीं गया। कॉमरेड समझते हो, यानी कि उनके लीडर्स, मिलिटेंट्स के। What does this tell us about the operational strength of insurgents in Baluchistan? क्या बताता है ये कि बलूचिस्तान में ऑपरेशनल स्ट्रेंथ क्या है। तो पाकिस्तान ने नेगोशिएट नहीं किया बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च कर दिया। यानी कि पाकिस्तान ने बात नहीं करी बीएलए से, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। 21 सिविलियंस की मौत हो गई और 4 सोल्जर्स की मौत हुई। इसके बाद रिलेशंस में रिलेशन तो खराब हुई, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि रिलेशन कैसे जो है वो खराब हुए। तो देखो, जहां पर बातचीत करके चीजें सॉल्व होती है ना, वहां पर
बातचीत कर लेनी चाहिए। बट जब बातचीत नहीं करोगे और डायरेक्ट एक्शन जो है वो लोगे ना किसी चीज पर, तो आपको भी जो है वो उसका रिएक्शन तो फेस करना ही पड़ेगा, तो उससे होते रिलेशंस खराब। अब आप बोलोगे सर मिलिटेंट के साथ कैसे रिलेशंस रखें? अरे भाई, हमारी कंट्री के अंदर भी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री के अंदर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है। यस। तो क्या हम डायरेक्टली वहां पर मिलिट्री जो है वो या फिर हमारे एजेंट्स को जो है वो भेज करके हम मरवाने लगते हैं क्या सभी लोगों को? नहीं ना। हम स्कीम्स ऑफर करते हैं कि सरेंडर करो वेपन्स को, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आएंगे। करते हैं ना हम लोग, ये पाकिस्तान ने नहीं किया। दिस इज द मिस्टेक दैट यू नीड टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मिस्टेक्स है जो आपको पढ़ना है, समझना है, जिसको आप आगे चल के जब खुद सर्विस में घुसोगे तब आप इन सब चीजों के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर एक्टिविटीज करोगे। इसलिए तो पढ़ाई जाती है सब चीजें आपको सिविल सर्विसेज के लिए। अब सुनो, कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो बलूचिस्तान का इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, 44% लैंड एरिया, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन मात्र 5% है। 44% लैंड एरिया, बट मात्र 5% ही पॉपुलेशन यहां पर रहती है बलूचिस्तान में, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो इस टॉपिक को। अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध अरेबियन सी से कनेक्टेड है, मेकिंग इट अ जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। नेचुरल गैस है यहां पर, कोयला है, गोल्ड है, कॉपर है, इतना रिच है भाई मिनरल के मामले में। बट लोगों की हालत यहां पर पस्त है। 70% यहां पर जो पॉपुलेशन है भयानक गरीबी में है। भयानक। क्यों? मिलिटेंट एक्टिविटीज। क्यों? पाकिस्तान का इस क्षेत्र में ध्यान ना देना, ये वहां से अलग कर रहा है लोगों को, सेपरेटिज्म कर रहा है। अच्छा, इससे क्या इंडिया को खुश होना चाहिए? क्या रे वाह, पाकिस्तान की तो बैंड बज रही है। खुश होना चाहिए? बताओ, आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है? आपके घर घर के बगल में पड़ोसी के यहाँ कुछ किराएदार हैं जो एंटी सोशल है, जो पड़ोसी को रोज परेशान करते हैं। कोई शराब पी के आ रहा है, राइट, कोई फोन पे बाहर निकल के उसको नहीं परेशान कर रहा, किसी और को फोन पे गालियां बक रहा है कस कस के, है, पड़ोसी के साथ बदतमीजी में जो है बात कर रहा है। बट पड़ोसी उसको झेल रहा है क्योंकि अच्छा पैसा दे रहा है उसको रेंट के तौर पर। तो इससे आपको परेशान होना चाहिए कि नहीं? सिंपल इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को अपने लोकल तरीके से समझने की कोशिश करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, आपके घर पे पड़ोसी है भाई, वो चिल्ला चोट करेगा तो कभी ना कभी आपके ऊपर भी आ सकती है वो बातें। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो इंडिया मस्ट हैव टू बी कॉन्शियस। जो हम है, अवेयर है, कंसर्न है, चिंतित है कि भाई ये एक्टिविटी भले ही पाकिस्तान के लिए घातक है, बट ये इंडिया के लिए भी हो सकती है, इंडिया के बॉर्डर में है। यस। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, अभी के अभी। ऑब्वियसली लिख ही दिया होगा बलूचिस्तान, और आपको पता ही है। तो बलूचिस्तान, बलूचीज बहुत परेशानी में है यहां पर, लोकल लोग स्पेशली। तो अब थोड़ी सी इंसर्जेंसी की हिस्ट्री को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिस्ट्री क्या है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की, जो आपको थोड़ा समझना जरूरी है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, और यहां पर चीजें लिखना है। इंसर्जेंसी कोई अभी जो चल रही है वो नई नहीं है। 1947 के वक्त बलूचिस्तान में 4 प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा महाराजाओं की टेरिटरी। खरन, माकरन, लासबेला और कलत। लिख लो, ये 4 राजा महाराजाओं की टेरिटरी थी, रियासतें थी। खारन, मकरान, लासबेला, कलात। 1947 जब पार्टीशन हुआ, कलात ने इंडिपेंडेंस चूज किया। कलात ने बोला कि हम जो है वो अकेले रहेंगे, बिना किसी हस्तक्षेप के। तो गाइज, फिर आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। तो बलूचिस्तान के टॉपिक में आपको ये 4 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। फिर कलत ने इंडिपेंडेंस चूज कर लिया, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने फोर्सफुली उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तब से जो है वो लफड़ा चल रहा है कलात के कारण।
राइट, ये बस आपको ध्यान में रखना है। फिर 1958 में जो खान थे कलात के, उन्होंने दोबारा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान ने ले लिया तो क्या हुआ, ऐसी की तैसी अब हम जो है वो इस पर कब्जा करके रखेंगे। तो उन्होंने फिर से जो है वो चीज कर दी 1958 में, राइट। और बट उनकी चालाकी से जो है वो पाकिस्तान ने मतलब कुछ उनको जो है वो फंसाया और उनको सरेंडर करना पड़ गया। फिर 1973 में बांग्लादेश जब बना, तो उससे इंस्पायर होकर लोगों ने ऑटोनॉमी डिमांड कर दी। उन्होंने बोला अरे वहां पे बांग्लादेश बना है तो भाई हमें भी चाहिए, कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा मोस्ट रीसेंट इंसर्जेंसी मिड 2000 से शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक, वहां पर लोगों के पास कमाने को कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, तो लोग लड़ेंगे ही ना यार। तो दिस इज द मेन इशू। तो इसके पीछे, कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कारण जो है वो हिस्ट्री भी है, राइट। बलूचिस्तान जो है वो परेशान हम लोग को देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी है, वहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो चाइनीज लोग आए थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उनकी भी पिटाई हुई थी, पता है आपको, कुछ समय पहले पुरानी न्यूज थी। तो उनको लग रहा था कि यार ये चाइनीज जो है वो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हो, हमारे रिसोर्सेज को खा पी रहे हैं, यानी कि हमारी जमीन पे आके एंजॉय कर रहे हैं, और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इन लोग को बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही हैं। तो वहां के लोकलाइट्स ने बीच में इन लोग को पीटा भी था। फिर ह्यूमन राइट्स का बुरी तरह से उल्लंघन जो है वो हो रहा है, फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं, जो लोग सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं उनको मार दिया जाता है, आपको पाकिस्तान की हाल पता ही है। फिर बलूचिस्तान जो है वो एक बैटल ग्राउंड बन गया है, यहाँ पर अलकायदा भी ऑपरेट करता है, तारीक टीटीपी, तारीक ए तालिबान पाकिस्तान ऑपरेट जो है वो करता है, और भी काफी सारे ऐसे आउटफिट जो है वो ऑपरेट जो है वो करते हैं, राइट। फिर इसके अलावा पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई अफगानिस्तान ईरान के कारण इंस्टेबिलिटी जो चल रही है उसके कारण हमारे यहाँ तकलीफ हो रही है। मतलब कुल मिलाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको देखना नहीं है, दूसरों के ऊपर पूरी चीजें डालना है। तो रोल यही है इंसर्जेंट ग्रुप्स का हम लोग को देखने को मिले, कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे इतना रेगुलर बेसिस पर आता नहीं है, बस एक दिमाग में आपका होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में बुरी तरह से अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। और फिर ठीक है, इंडिया जो है वो डिनाई कर रही है कि भाई उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बलूचिस्तान में, भाई उनकी खुद की प्रॉब्लम है, अब वो खुद रिजॉल्व करें। हैं, नहीं तो फिर ठीक है भाई, हमें दे दें ये वाला एरिया, हमारा ही तो था, पूरा पाकिस्तान ही हमारा था, तो हमें दे दो, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एनीवेज, बट आपको इस तरीके की चीजें नहीं मतलब लिखनी है कि हमें दे दो, ये करो वो करो, दैट साउंड्स वेरी बैड। एक डिप्लोमेटिक ऑफिसर इन फ्यूचर आप बनोगे तो हर एक चीज लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, राइट। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि इंडिया जो है वो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए जो है वो आवाज उठाए, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम ह्यूमैनिटी पे फोकस करते हैं, भले ही वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक भी जो है वो रिपीट हो गया, आपको ऑलरेडी पता है कि दुनिया का कॉटन के मामले में दुनिया में हम लोग लीड करते हैं, इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर भी रहा है। बट अभी कॉटन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से डिक्लाइन जो है वो हो गया, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया जो है वो, इंडिया की कॉटन कल्टीवेशन में बहुत अच्छी हिस्ट्री जो है वो रही है। हाइब्रिड कॉटन की वैरायटीज 1970s में जो है वो लाई गई। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2002-2003 में, जिसने अमेरिकन बॉलवॉर्म जैसे जो कीड़े थे उससे जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दी थी, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हम बन गए, और एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर जो है वो बन गए, बट अभी भी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो बस यही चीज है। पेस्ट का इशू लगातार, पिंक बॉलवॉर्म जो इनिशियली जो है वो उसका लिमिटेड इम्पैक्ट था बीटी कॉटन के कारण, और अब उसने रेजिस्टेंस बना लिया। सोचो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले भी क्रॉप्स जो है वो पेस्ट जो होते हैं वो रेजिस्टेंट जो है वो बन जाते हैं, राइट। फिर और क्रॉप जो है वो डैमेज होता जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो खराब होती जा रही है कॉटन की। तो ये सब इश्यूज हैं, पेस्ट का इश्यूज हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है, कॉटन प्रोडक्शन लगातार डिक्लाइन जो है वो होता जा रहा है। तो ये कॉटन से रिलेटेड एक टॉपिक है, बाकी उतना कुछ खास नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी रिफॉर्म्स की जरूरत है, हम और इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जो है वो रिसर्च करें हम लोग। तो ये सब आप ऑप्शन जो है वो दे सकते हो, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन करें कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, राइट। फार्मिंग, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग इनिशिएटिव जो है इसको एक्सपेंड किया जाए क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी के थ्रू क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, राइट। तो कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग इनिशिएटिव, ये टास्क है आपका, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। ये चीजें गाइस। अब ये वाला टॉपिक भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, थ्रेट ऑफ लाइट फिशिंग इन इंडिया।
तो टॉपिक नंबर 4 और 5 मैं कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा गाइज, उस पर कवर अप कराऊंगा। आज थोड़ा सा समय का इशू है, राइट? तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। कल संडे वाली क्लास में आपके पूरे 5-6 टॉपिक्स हैं, मतलब अगेन वो जो है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग कंटिन्यू कल वाली क्लास में करेंगे। और आज का जो टॉपिक था पाकिस्तान में इंसर्जेंसी का, उससे रिलेटेड एक, मतलब उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो उससे रिलेटेड एक ऐसे लिखने की इंसर्जेंसी के ऊपर। तो ये आपका आज का टास्क है, वो कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और टैगोर जी का टॉपिक भी आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी कॉटन से रिलेटेड ये वाला टॉपिक बहुत ही कॉमन है। और ये 4th और 5th टॉपिक मैं आपको कल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। जय हिंद, जय श्री